गति का नियम हम लोग का स्टार्ट करना है। लॉ ऑफ मोशन। तो गति का नियम क्या होता है, इसमें पहले फोर्स को बारे में देखते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स कहते हैं कि यह वह भौतिक कारण है जो किसी भी वस्तु पर लग करके या तो इसकी स्थिति को चेंज कर देगा या चेंज करने की चेष्टा करेगा। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल हम ले रहे हैं कि एक बहुत छोटा, ये मान लिया कि वस्तु बहुत छोटा, और एक बहुत बड़ा आदमी है, इसको क्या कर सकता? आसानी से धकेल देगा। तो इसके पोजीशन को चेंज कर दिया, लेकिन चेंज कब हुआ? जब इसने फोर्स लगाया तब ना। लेकिन अगर ऐसा ही हो कि एक बहुत बड़ा पत्थर हो, चट्टान हो, और एक बच्चा यहाँ पर हो, और ये बच्चे इसको चाहता है कि धकेल दे, तो ये बच्चा से तो पुश होगा नहीं। तो इसमें क्या होगा कि ये तो चेष्टा कर रहा है चेंज करने की, इसकी पोजीशन को चेंज करने का चेष्टा कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो अभी ये क्या लगा रहा था? फोर्स। तो ये कहा जा रहा है कि फोर्स भौतिक कारण है जो कि किसी वस्तु पर लग करके या उसकी स्थिति को चेंज कर दे या चेंज करने की चेष्टा करे। तो चेंज कर दिया, और यहाँ पर चेंज करने का चेष्टा कर रहा था, ये क्या था? फोर्स। फोर्स को हम लोग देखेंगे दो प्रकार से। एक यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि संतुलित बल कौन होगा, और दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल का मतलब बैलेंस। बैलेंस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई यहाँ पर एक वस्तु है और इस पर कोई इधर से खींच रहा है 8 न्यूटन से, और कोई इधर भी खींच रहा है 8 न्यूटन से, मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर बल से खींचा जा रहा है, तो बताइए ये वस्तु इधर जाएगा कि इधर जाएगा? तो हम बोलेंगे कि ये वस्तु कहीं नहीं जाएगा, इसलिए क्योंकि जितना फोर्स इधर था उतना ही बल इधर था। तो इस केस में कुल फोर्स यानी फोर्स नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो कैसे 0 निकाले? तो अगर इधर वाले फोर्स को प्लस मानते हैं तो इधर वाले को क्या मानेंगे? माइनस। तो यहाँ पर देखेंगे इधर में 8 में से कितना घटेगा? 8, तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर बाहरी बल इस पर कुल अगर हम निकाले, पूरा का सम निकाले, 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे कि वो सब जो बल लग रहा था यहाँ पर संतुलित बल लग रहा था। तो संतुलित बल में क्या हुआ कि जितना बल एक डायरेक्शन से लगेगा उतना ही बल दूसरे डायरेक्शन से भी लगता है। असंतुलित बल का क्या होगा? जैसे इधर में कोई खींच रहा था 8 न्यूटन से और कोई इधर खींच रहा था 2 न्यूटन से, तब यहाँ पर क्या होगा? आपसे पूछा जाएगा तो आप भी बताओगे कि ये वाला वस्तु इधर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि खींचने वाला ज़्यादा ताकतवर है और इसको इधर खींचने वाला कम। तो पूछा जाएगा आपसे कि टोटल कितना फोर्स से खींचा जा रहा है, कितना बल से? तब बोलेंगे 6 न्यूटन के बल से। कैसे? तो जिधर में ज़्यादा होता है उधर में से कम वाले फोर्स को घटा देंगे, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 6 न्यूटन। यानी 6 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा था। यही आपका कहलाएगा बाहरी बल, यानी ये कहलाएगा एक्सटर्नल बल। कितना का? 6 न्यूटन का। जब एक्सटर्नल बल इसमें 6 न्यूटन का लगा और वो भी असंतुलित, यानी रुका हुआ नहीं रहेगा, अब ये चलने लगेगा और चलेगा तो इसमें अब एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है? तो यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स वो कितना कब आएगा? तो जो भी फोर्स आए उसमें से अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसमें से विपरीत डायरेक्शन वाले को घटा देते हैं, वही हमारा एक्सटर्नल बल आता है। जब एक्सटर्नल बल का कुछ वैल्यू हो, नेट एक्सटर्नल बल का कुछ मान आ जाता है, उस केस में वस्तु बढ़ने लगेगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन यानी त्वरण उसमें आ जाएगी। अब आता है गति का नियम। तो गति का 3 नियम दिए गए हैं न्यूटन्स के द्वारा। पहला नियम ये था कि कोई भी वस्तु जिस प्रकार से इनिशियल अवस्था में था वही अवस्था में रहना चाहता है। कोई भी वस्तु इनिशियल अवस्था में जैसा था वैसा ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल नहीं लगेगा। तो जब इस पर बाहरी बल लग जाएगा तब इस पर पोजीशन में चेंज आ जाएगा।
तो ये न्यूटन का फर्स्ट रूल था कि कोई भी वस्तु अपने शुरू की स्थिति में बना रहना चाहता है, या तो वो गति कर रहा होगा तो गति करना चाहेगा, रुका हुआ रहेगा तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। यानी इस केस में जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, इस पर हमेशा कि अगर जहां वैल्यू कुछ आ जाएगा तब कह देंगे कि ये अपने स्थिति को चेंज कर दिया। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 दो कंडीशन में होता है। एक तो स्पीड बराबर कांस्टेंट हो जाए, मतलब एक नियत चाल से चलते रहे। जब नियत चाल से चलता था तो उस केस में त्वरण 0 होता था, और जब त्वरण 0 होगा तो आगे पढ़े होंगे एफ बराबर ए में, तो ए 0 तो इस प्रकार से पूरा एफ बराबर 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो इस केस में हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो एक कंडीशन मिल गया। दूसरा कंडीशन कि कोई वस्तु कैसे हो, रेस्ट में हो, यानी v बराबर 0 हो, और जब 0 हो तो भी इस केस में a बराबर 0 हो जाएगा। a 0 होगा तो f भी 0 होगा। तो ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ में था कि जब कोई वस्तु पर बाहरी बल लगता है तो उसके संवेग में परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। और ये जो फोर्स होता है ये बाहरी बल होता है, जिसका फॉर्मूला मिला वेग संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, संवेग क्या होता है? तो संवेग होता है मास और वेलोसिटी का गुणनफल, यानी द्रव्यमान और वेग कहा जाए या द्रव्यमान या चाल कहा जाए, दोनों का गुणनफल को संवेग कहते हैं। जब इसको हम लोग यहाँ पर चेंज बोला जा रहा, चेंज मतलब अंतिम का संवेग में से इनिशियल का संवेग घटाना है। तो अंतिम का संवेग कितना होगा? मास गुने अंतिम का स्पीड में से मास गुने शुरू का स्पीड घटाएंगे, तो यहाँ से हमारा m निकलेगा कॉमन, तो m v माइनस u। तो जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे m इंटू v माइनस u, और नीचे में कितना था t। हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, तब यहाँ से F एक्सटर्नल का फॉर्मूला कितना जाता है? a में। तो याद रखना है एक फॉर्मूला, और a भी याद रखना है, और ये भी, ठीक है। तो F बराबर फॉर्मूला क्या मिलेगा? डेल्टा P बाई टी, या फिर m v माइनस u बाई टी, या m a किसके बराबर? द्वितीयक नियम फोर्स बराबर F बराबर m a। तृतीयक नियम ये था कि अगर कोई वस्तु जितना फोर्स लगा करके दूसरे को धकेलता है, इसका मतलब वो भी वस्तु पहले वाले को उतना ही फोर्स लेकर के विपरीत दिशा में धकेलता है, यानी जितना क्रिया होगा उसके विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ये था न्यूटन का तीसरी गति। अब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए F बराबर देखिए डेल्टा P बाई टी। तो जब हम कहा जाए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगे, यानी बाहरी बल का वैल्यू कितना हो जाए? 0, जो भी लगे वो अंदर लगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अगर बम रहे तो इसको फटना है, तो क्या कोई इसको पर बाहर से हथौड़ी से प्रेस करता है? तो ऐसा तो नहीं होता है, ये अपने आप अंदर से क्या होता है? फट जाता है। तो जब बाहरी बल इस पर 0 होता है तो उस केस में क्या होगा? तो हम यहाँ पर जब 0 करेंगे तो यहाँ से डेल्टा P बाई टी आएगा, T ऊपर जाएगा तो ये भी 0, यानी डेल्टा P बराबर कितना जगह? 0। यानी डेल्टा का मतलब बताए चेंज, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी अंतिम का संवेग माइनस शुरू का संवेग बराबर 0। तो अंतिम का संवेग बराबर किसका होगा? शुरू का संवेग। यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि मास गुने अंतिम वेग बराबर मास गुने शुरू का वेग बराबर होगा, ठीक है, इस प्रकार से।
तब यहाँ पर ये बम वाला जो भी कंडीशन आ रहा था इसमें बोलेंगे तो संवेग संरक्षण हमेशा रहेगा, यानी इसमें बम फटने के पहले का संवेग और बम फटने के बाद का संवेग, दोनों संवेग हमेशा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस पर बाहरी बल कितना था? 0। तो जब इस पर बाहरी बल 0 होगा उस केस में संवेग हमेशा कांस्टेंट रहता है, संवेग कभी भी नहीं बदलता है। अब है आवेग। आवेग क्या होता है? आवेग का फॉर्मूला यानी इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स गुने टाइम। अब सोचना है कि इसका हम फॉर्मूला लगाते हैं। एक फॉर्मूला तो ये मिल गया आवेग का, फोर्स गुने टाइम। अब सोचना फोर्स का फॉर्मूला देखिए डेल्टा पी बाई टी, और टी यहाँ से ये वाला कट जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम। तो आवेग का एक फॉर्मूला और मिल गया, क्या? संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन निकाल देंगे, वो निकल जाएगा आवेग। तो संवेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? आवेग। यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, यानी एम इंटू वी माइनस यू किसके बराबर? आवेग बराबर। अब प्रतिरोधक बल क्या होता है? एक बात आती है प्रतिरोधक बल। तो जैसे अभी बताया गया कि एक वस्तु है जिस पर 8 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है इधर में, और इधर में 2 न्यूटन का बल लगा है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स जब लगाते हैं इसमें, अगर पूछा जाए कि इसमें इसका मास बोल लेते हैं 4 kg होगा, तो इसका त्वरण बताइए। तो जब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं तो बताते हैं कि ये तो सपोर्ट कर रहा है आगे जाने का, लेकिन अपोज कौन कर रहा था? ये। यही कहलाता है रेजिस्टेंस बल यानी प्रतिरोधक बल। तो एक्सटर्नल निकालने में क्या काम करते हैं कि जो सपोर्ट कर रहा था उसमें से अपोज यानी उल्टा वाले फोर्स को घटा देते हैं। ये आता है एक्सटर्नल फोर्स। कितना हो जाता है? 6 न्यूटन। अब जानते थे न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ एक्सटर्नल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कितना था? 6, मास कितना था? 4, ए निकालना है। तो यहाँ से ए बराबर कितना मिल जाएगा? 6/4 यानी 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जब यहाँ देखेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये था प्रतिरोधक बल। अब आता है भार। भार क्या होता है? तो देखिए जब कोई वस्तु को हम एम वस्तु था इसको हम फ्री में छोड़ दिए, गिरा दिए नीचे, तब इसका जो नीचे में जो वेट लगता है, वेट, यही इसका भार कहलाता है, जो कि बराबर होता है मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण के बराबर। तो मास इसका अगर हम बोल देते कि मास अगर 40 kg है और जी का मान लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताइए इसका वेट कितना होगा? तो 40 g, मतलब 40 ग्राम नहीं, 40 गुने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो निकालेंगे 400 न्यूटन। तो भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, याद रखना है। चलिए अब है कुछ लिफ्ट से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें कैसे बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि लिफ्ट, लिफ्ट मतलब लिफ्ट होता है जिसको एलिवेटर भी कहा जाता है। देखिए अगर कोई लिफ्ट का स्पीड है कांस्टेंट, तब अगर कोई वस्तु इसमें कोई एम मास का कोई आदमी था, कोई वस्तु था, तब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, और इस वक्त यहाँ पर ऊपर में लगेगा नॉर्मल फोर्स और नीचे में क्या लगेगा? mg। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर mg। कब? जब इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तब। बाहरी बल क्यों नहीं लगा? क्योंकि v कांस्टेंट, तो a0 तो f0। लेकिन यही अगर मान लेते हैं कि ये वाला जा रहा था ऊपर a से और नॉर्मल फोर्स का वैल्यू निकालना है और नीचे में क्या लग रहा है? mg। तब याद रखना कि अगर ऊपर में जाता है एलिवेटर लिफ्ट, तो इसका अगर नॉर्मल फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से mg प्लस क्या हो जाएगा? ma, दोनों जुट जाएगा। लेकिन यही चीज अगर हम यहाँ पर नीचे की ओर अगर जाता और तब नॉर्मल फोर्स निकालना होता और नीचे लगता mg, तब यहाँ पर हमें n बराबर करना पड़ता mg माइनस ma। ठीक है, अब कैसे ऐसे हो रहा था देखिए।
हम यहाँ पर देखें ऊपर जा रहा था तो ऊपर वाले फोर्स प्लस मानते हैं और नीचे वाला फोर्स माइनस मानते हैं। तो किसके बराबर लिखेंगे? मास गुने एक्सेलरेशन के बराबर। तो n बराबर उधर जाएगा तो प्लस में, तो a में प्लस mg हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आ रहा था ना, तो नीचे वाला प्लस में होगा और ये वाला ऊपर वाला माइनस में। किसके बराबर? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो n निकालना, n के उधर और m के उधर, तो यहाँ से क्या आएगा? mg माइनस ma। किसके बराबर? n बराबर। तो ये वाले भी याद रखना है। तो इस प्रकार से थ्योरी तो इतना ही है, लेकिन थ्योरी देखा जाएगा तो क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे यानी नेक्स्ट डे, तो उसके आधार पे हम क्वेश्चन के आधार पे कुछ जो थ्योरी बचे रहेंगे उस थ्योरी को हम लोग वहां पर डील करेंगे। तो क्वेश्चन को देखना भी जरूरी होगा। तो आपका क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, पूरा को हम लोग करेंगे 2 लेक्चर्स में, ठीक है। तो कल लेक्चर भी स्टार्ट होगी, उसमें आप लोग को दिखाया जाएगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसके आधार पे जो भी थ्योरी बचाएगा उसी को क्लियर करेंगे। और इसका फिजिक्स का क्लास कब चल रहा है? तो शाम में 10 बजे डेली, संडे को छोड़ करके, ठीक है।